बट कार्डियक अरेस्ट आपने 2 बार टैप किया, इट मीन्स पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम उसको बोलेंगे नो रिस्पॉन्स। पहला स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप फ्लैट सरफेस, ठीक है। उसके बाद आपका सीपीआर का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेप सीपीआर में पहला स्टेप आ जाएगा तुम्हारा चेक दी रिस्पॉन्स, ठीक है, बाय द टैपिंग ऑफ शोल्डर्स 2 टाइम्स। आर यू ओके या आप ठीक हो, अगर नाम पता है तो नाम लेकर बोलिए, ठीक है। सेकंड स्टेप पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको अपना गाल पेशेंट की नोज के पास लाना है, झुक जाना है, आंखें आपकी चेस्ट पे होनी चाहिए, हाथ आपकी 2 फिंगर्स, ट्रेकिया फील करना है बीच से, साइड में आना है कैरोटिड बर्स, ठीक है। विद इन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको पल्स एज वेल एज साइमल्टेनियसली चेस्ट आपकी स्कैन होते हुए देखना है, यानी कि पेशेंट की चेस्ट अप डाउन तो नहीं हो रही, सांस ले रहा है कि नहीं। और नाक के पास इसलिए, अगर पेशेंट हल्की सी सांस लेगा तो आपको गाल पे फील होगी। काउंट कैसे पता चलेगा 10 सेकेंड हो गए कि नहीं? वॉच है नहीं है, फोन यूज नहीं कर सकते, काउंट कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 ऐसे, तो ये सेकेंड काउंट हो रहा है। इसको काउंट करने का प्रोसेस है 1 1000 2 1000 3 1000 4 1000 5 1000 6 1000 7 1000 8 1000 9 1000, ठीक है। जब 1 1000 तुम बोल रहे हो, वो पूरा बोलने में 1 सेकंड कंप्लीट होता है। छोटा रूप है, मैनुअली काम करता है। जब हमारे पास एम्बुलेंस में वेंटिलेटर नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है, मैनुअल डिवाइस, जिसे आपको खुद ऑपरेट करना होगा, बट ये पेशेंट की जान कई घंटों तक बचा सकता है अगर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है और पेशेंट को आपको सांस देना है। मुंह से आप कितना सांस दोगे? और मुंह से वैसे भी अब हम आजकल माउथ टू माउथ बंद कर दिए, क्योंकि कोविड कोई और इन्फेक्टिव बीमारी हमें नहीं पता, कहीं उसको बचाने के चक्कर में हमें होता है। तो हम ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 99.9% नेचुरल ऑक्सीजन जाता है, तो नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो नाइट्रोजन, कुछ और गैसेज नहीं, ओनली प्योर ऑक्सीजन जो लंग्स को चाहिए इस टाइम, जिसके लंग्स बंद है, ठीक है। इसको रखने के लिए ये जो ये वाला पॉइंट है ब्रीथ वाला, ये हम पेशेंट की नोज पे रखते हैं। इसके लिए आपको कभी भी पेशेंट के साइड में नहीं खड़े होना, पेशेंट की हेड भी पीछे खड़े होना। ध्यान रखा, ऐसे सी बनाया फिंगर से, उससे ऐसे प्रेस किया, ये वाली जो 3 फिंगर है ये चिन पे रखी और चिन अप कर दिया। आप किस लिए करेंगे? ताकि हमारा एयर भी ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप ये पता नहीं वर्ती लेके इसका इसोफेगस टूटा हुआ है, ठीक है, सॉरी ट्रेकिया, जिससे एयर जाएगी लंग्स में। जैसे ही हम इसको देते हैं ना ब्रीथ, चेस्ट ऊपर उठती है एकदम से। जैसे कर रहे हो ना, मुझे वैसे ही जाके चाहिए। वीडियो में भाई, ये देखो भाई लेके जा रहे हैं यार, बना यार, उठा उसको बेटा यार, अरे यार कैसे लेटा रहा है भाई, लेडीज से सही से लेटा उसको यार। क्या कर रहे हैं भाई साहब? पूछ लिया मैंने, पूछ लिया, अरे पूछ लिया है, मैं क्या ग्रुप में डालूंगा। क्या यार, तुम्हारा फायदा होगा यार।
सिखाओ मैडम, सिखाओ। यस मैम, सिखाओ। कोई बात है। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप की ओरल केयर होती है, ठीक है। एक अनकॉन्शियस पेशेंट पे और एक कॉन्शियस मतलब यस मैम। जो होश में है, क्या आपको उसके लिए अलग से आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे हम लोग टूथब्रश टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो भी वैसे यूज़ करेंगे। जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, जो होश में नहीं है, क्या आप उसको टूथब्रश और टूथपेस्ट से पेस्ट करा सकते हो? नहीं करा सकते, क्योंकि मुंह में अगर हम पेस्ट डालेंगे तो उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। और जो उसके चाक बनेंगे वो कैसे, आप उसको गार्गल कैसे कराओगे, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आर्टिकल्स भी दोनों के लिए अलग अलग चाहिए, कॉन्शियस के लिए अलग और अनकॉन्शियस के लिए अलग। दूसरी चीज़, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की पोजीशंस भी अलग होती है ओरल केयर के टाइम, ठीक है। कॉन्शियस को आप कौन सी पोजीशन दे सकते हो? पोजीशन का नाम फाइन, प्रोन। कौन सी पोजीशन में बैठी है पेशेंट अभी? मैम बैठी हुई है, अभी तो बैठा है, बैठा हुआ है मैम अभी तो। चेयर है भाई ये। मैं बैठा हुआ है, वही कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाल नहीं है तो ऐसे करो। हमारे यहाँ तो नहीं है क्या? पोजीशंस हमने पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, फिर भी तुम भूल रहे हो। बैठी हुई सिटिंग पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? फाउलर। यस। फाउलर जिसमें हम पेशेंट को 90 डिग्री पे बिठाते हैं, वो बेड पे भी हो सकता है, वो चेयर पे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन, ठीक है। तो अभी हमने ये, क्योंकि कॉन्शियस पेशेंट है, इसको हमने 90 डिग्री पे सिटिंग पोजीशन दे रखी है। कार्डिक टेबल, क्योंकि अभी हमने पेशेंट को बेड के साथ सिराना लगाया है। वैसे नॉर्मली जो हॉस्पिटल बेड होते हैं उसमें रिमोट होता है और एस्केलेटर होता है, एलिवेटर, ठीक है, तो हम उससे बेड अप कर देते हैं, तो वो बीच में आ जाएगी पोजीशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने पेशेंट को पीछे करके बिठाया है, तो इसलिए हम कार्डिक टेबल को उसके जस्ट सामने करते हैं। आर्टिकल्स के लिए आपको कॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें ग्लव्स। 2 टाइप के ग्लव्स होते हैं जो बॉक्स में आते हैं, इनको बोलते हैं लूज ग्लव्स, लूज ग्लव्स, ठीक है। ये रीयूज होते हैं, ये स्टेराइल, जैसे अभी मैं यूज़ कर लूँगी, ये दोबारा से स्टेराइल होंगे, फिर इनको बॉक्स में फिल किया जाएगा और इसको रीयूज़ कर पाएंगे, ठीक है। लूज ग्लव्स। दूसरे होते हैं सर्जिकल ग्लव्स, जो 1 टाइम यूज़ होता है, इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम पेशेंट का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो। इन्वेजिव मतलब इंटरनल, जब हम पेशेंट के कुछ अंदर जाने के चांसेस हैं, तो हम सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा पाए। या कोई सर्जिकल ऑपरेशन हो या सर्जिकल प्रोसीजर हो, तो भी हम ये करेंगे। नॉर्मल छोटे मोटे काम में हम लूज ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को, ठीक है, कोई केयर देनी है, बैक केयर, हेयर केयर, बाथिंग करानी है आपको, तो आप ये ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्लव्स में क्लियरिटी है। उसके बाद है हमारे पास गोज पैड, बैंडेज टाइप का बना हुआ होता है, ठीक है, गोज पैड बोलते हैं इसको हम। उसके बाद चाहिए आपको एक फेस टॉवल। फेस टॉवल किस लिए? पेशेंट के आपको नेक के नीचे प्लेस कर देना है। सबसे फर्स्ट आर्टिकल्स रेडी होने चाहिए, और आर्टिकल्स हमेशा कोई भी प्रोसीजर करोगे, इवन वाइटल साइन भी करोगे, आपको ट्रे रेडी करना है, ठीक है। जो आर्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल एसएसआर आता है, तुम्हारे एग्जामिनर आता है, उसमें बोलते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए आपको कि आप वाइटल साइन की ट्रे रेडी करो। आपने वाइटल साइन के लिए ट्रे में बीपी एपैरेटस रख लिया, थर्मोमीटर रख लिया, पल्स ऑक्सीमीटर रख लिया। अब आपको नहीं मिला, क्या नहीं मिला? स्टेथोस्कोप है ही नहीं, पूरी लैब में चेक कर लिया, है ही नहीं। अब आपने जाके उसको बोला एग्जामिनर को, वो कहेगा स्टेथोस्कोप का, तो आप कहोगे है नहीं, तो वो मार्क्स काट देगा। आपको एक स्लिप पे लिखकर इसमें प्लेस कर देना है, मुझे देखेगा उठा के। ये प्रोटोकॉल होता है ट्रे रेडी करने का, कि आपको जो मिसिंग आइटम है या अवेलेबल नहीं है, उसको हमें स्लिप पे मेंशन करके रख दें, ठीक है। कोई भी आइटम, ओके। पेशेंट कॉन्शियस है तो उनको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, अनकॉन्शियस है तो भी बताना है। क्यों? बेहोश है तो उसको बता के क्या करेंगे?
समटाइम उनका ब्रेन इंटरनली आपकी आवाज़ सुन रहा होता है बट रिएक्ट नहीं करता। और जब आप जाति पेशेंट में काम करने लगे तो वो आपको व्यक्त नहीं कर सकता बट वो इंटरनली डर रहा है, घबरा रहा है कि आप उस पर क्या करने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि माइंड कॉन्शियस है बट रिएक्ट नहीं करता। तो आपको जस्ट उनको भी अनकॉन्शियस है, जस्ट नॉर्मली टच करके कि आपको ये केयर या आपको ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जस्ट ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं करना। कॉन्शियस पेशेंट को आपको अच्छे से बताना है, वो मना करेगा शायद कि मुझे नहीं कराना, मैं घर जाके करूँगा। तो आपको उसको समझाना है कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ओरल हाइजीन से क्यों फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओरल हाइजीन से उनकी एपेटाइट इंक्रीज होगी, यानी कि भूख ज़्यादा होगी, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, उनको अच्छा फील होगा, नीट एंड क्लीन लगेगा, उनको स्मेल से राहत मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको बताना है कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन बहुत होता है, तो आपको इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए ओरल केयर ज़रूरी है। घर पे जाके दोबारा कर लेना, यहाँ पे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको एक ग्लास में वाटर चाहिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट को आपको पूरी किट मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा ये सब ये मैंने किडनी ट्रे, इसका नाम है किडनी ट्रे। किडनी शेप की है, ठीक है, किडनी किस शेप की होती है? बीन शेप, ठीक है, बीन बोलते हैं, जैसे बीन्स होती है ना, बीन, किडनी और राजमा वो सब टाइप की बीन शेप बोलते हैं। किडनी ट्रे, किडनी हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती है? किडनी फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और यस मैम, वेस्ट को, ठीक है, सेम काम इसका भी है। ये कुछ बाहर नहीं निकालती है बट वेस्ट को कलेक्ट करती है। जो भी वेस्ट पार्टिकल्स होंगे, कॉटन या मुंह से कुछ भी स्पिट निकल रहा है या पानी जो भी होगा वो आप सब इसमें कलेक्ट करोगे। किडनी ट्रे, किडनी ट्रे 3 साइज़ की आती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, ये मीडियम, लार्ज इससे बड़ी होती है। ठीक है, मीडियम ट्रे भी 3 साइज़ की होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। बाउल भी 3 साइज़ की होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हर आर्टिकल आपको 3 साइज़ के मिलेंगे। कॉन्शियस पेशेंट के लिए आर्टिकल्स के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक फेस टॉवल चाहिए, एक ग्लव्स चाहिए। ठीक है, ये वाले ग्लव्स चलेंगे, लूज ग्लव्स, इसमें हमें कुछ इंटरनल डालना नहीं है। अगर पेशेंट पैरालाइज है बट आपको सुन सकता है, समझ सकता है, तो पेशेंट को ब्रश आप कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उनका 1 पार्ट पैरालाइज है या दोनों पार्ट पैरालाइज है बट ही इज़ कॉन्शियस। अगर फेस पे भी पैरालाइज है, फुल बॉडी हो, तो फिर हम ब्रश यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पिट नहीं करते। ठीक है, फिर हम उसको अनकॉन्शियस वाले चाहिए। ठीक है, वो पेशेंट जो आप देख रहे हैं बट हिल भी नहीं पा रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे, उनको फिर हम अनकॉन्शियस वाले उसमें कंसिडर करेंगे। बट जो पेशेंट खुद से थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, इवन बस इतना कर सकते हैं कि वो स्पिट कर सकें, ठीक है, उन पेशेंट्स को हम टूथब्रश और टूथपेस्ट की हेल्प से केयर, ओरल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओरल केयर प्रोवाइड करने का पर्पज़ क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल केयर? फ्रेश फील करें मैम, बैक्टीरिया ना हो। भाई देखो, मेरे को ऐसे वो एकदम लेमन लैंग्वेज वाले यूज़ मत करो, स्मेल ना है। कुछ एक छोटे छोटे सेंटेंस है, टू मेंटेन हाइजीन, ओरल हाइजीन, और टू फील फ्रेश, इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है, रोकना इन्फेक्शन, और टू प्रमोट, टू हेल्प टू इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगती है, और भूख से कितना मुंह से, भूख का क्या लेना देना? भूख तो पेट से लगती है, मुंह से थोड़ी लगती है। तो रात को जैसे करते हम सुबह ना करें तो हमारे पेट में जाते तो वो कीड़े को मार देते। ठीक है, माउथ से ही आपका स्टमक का पूरा रूट बना हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है पूरा जो एक रूट है, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। जो मुंह के जर्म्स और बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, आपकी जो लाइव और गुड बैक्टीरिया है उनको जाके हार्म करेंगे। तो भूख अपने आप का मुझे ठीक है, और टू प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं। सिंपल, बस इसका तरीका क्या है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, प्राइवेसी देनी है, क्योंकि आमने सामने बैठ होते हैं, साथ में भी होते हैं। आप पेशेंट को ब्रश करा रहे हो, ब्रश करते करते पेशेंट हुआ कर रहा है और स्पिट कर रहा है, साथ वाला पेशेंट
ग्रेड वाइज हो जाएगी तुम्हें और तुम्हें अपना मास्क भी वेयर करना है, ठीक है। हाँ, प्राइवेसी देनी है, वही मैं बोल रही हूँ, पेशेंट को प्राइवेसी देनी है, आर्टिकल्स रेडी करने हैं और प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, ये सारा बेसिक प्रोसीजर है, ठीक है। कहीं टेस्ट में भी आता है ना प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए ये 4 पॉइंट्स हर प्रोसीजर में आएंगे। वियर पीपीई किट, वियर ग्लव्स, ठीक है, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर, क्या कलेक्ट ऑल दी आर्टिकल्स और पीपीई में आ गया ना वो, और उसके अलावा प्राइवेसी, ठीक है। ये चारों सब आँख बंद करके सारे प्रोसीजर में लिख देना अगर कोई भी प्रोसीजर आता है। 4 पॉइंट्स तो तुम्हारे यही होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोसीजर टू प्रोसीजर वेरी करता है, जिस प्रोसीजर के जो पॉइंट्स है वो लिखो, बट ये 4 पॉइंट्स हर प्रोसीजर में। ब्रश लेना है, ब्रश कौन से मोशन में करते हैं, क्या कैसे हाथ चलना चाहिए, सबसे फर्स्ट क्या क्लीन करना चाहिए, जब हम खुद का करते हैं ना या किसी का भी करते हैं सर्कुलर मोशन में करना है आपको, हमेशा ब्रश सर्कुलर मोशन में करते हैं। जो हम ऊपर नीचे करते हैं ना वो हमें लगता है ऊपर नीचे हो रहा है, बट वो भी सर्कुलर ही होता है, जब ऊपर गया तो सर्कुलर में नीचे आया, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में करना है आपको। फ्रंट टीथ कवर करने हैं, फिर साइड गम्स कवर करने हैं, दूसरी साइड कवर करनी है। अगर पेशेंट मुंह खोल सकता है तो टंग क्लीनर से टंग क्लीन करना है। टंग क्लीनर मेरे पास नहीं है, शायद मुझे दिखा भी नहीं, अगर होगा भी तो ठीक है, मैंने ज़्यादा भी ध्यान नहीं दिया। तो टंग क्लीनर से अगर पेशेंट एबल है तो टंग क्लीन करना है। एक होते हैं डेंटल फ्लोस, सुना है कभी नाम, डेंटल फ्लोस, थ्रेड होता है, धागा, जो दांत में कुछ अगर फंस जाए बीच में तो वो थ्रेड निकालने के काम आता है। जैसे कई लोग पिन विन मारते रहते हैं, उससे इंजरी होने के चांसेस होते हैं, गम्स इंजर्ड हो जाते हैं और रूट्स वीक हो जाते हैं। तो फिर आना चाहिए डेंटल फ्लोस, नाम होता है उसका, ठीक है। आर्टिकल्स में जहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हो वहाँ पे लिख लेना उसमें ओरल केयर में डेंटल फ्लोस, ठीक है। और आगे लिख देना प्लास्टिक थ्रेड ताकि याद रहे, ओके। फिर उसके बाद आपको स्पिट कराने के लिए पेशेंट को कितनी तैयारी करनी है, गार्गल के लिए आपको पानी प्रोवाइड करना है, केयर करने के बाद आपको पेशेंट का मुंह वाइप करना है, ठीक है। और लिप्स पे इमोलिएंट लगाना है। इमोलिएंट क्यों लगाना है, इमोलिएंट मतलब वैसलीन, लिप बाम, कुछ भी ल्यूब्रिकेंट, क्यों, क्योंकि मेडिसिन से और हॉस्पिटल के इन्फेक्शन से पेशेंट के लिप क्रैक होने लगते हैं, इतने ज़्यादा क्रैक कि ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। तो ड्राई हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, इसलिए आपको जैसे ही आपने ओरल केयर दिया, क्योंकि लिप्स उस टाइम पे गीले होते हैं और वो सॉफ्ट भी होते हैं, तो जितना आपको डेड स्किन निकल रही है निकालने के बाद इमोलिएंट अप्लाई करना है। ये बेसिक है, बहुत ही जैसे हम अपनी केयर करते हैं वैसे ही कॉन्शियस पेशेंट के लिए। अब बात आती है पेशेंट, हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो ड्यूट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए होते हैं इस चीज़ों से, बट हमारे ऊपर होता है। मेरे टाइम पे मैंने 6 साल क्लिनिकल किया आईसीयू में, ठीक है, और मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि मेरा पेशेंट कोई बिना ओरल केयर के या बिना उस केयर के, चाहे कितना भी पेशेंट कैसा भी हो, रूड हो, कैसा भी हो, वो अपने ऊपर होता है कि आप उसको कैसे केयर देते हो, आप उससे कैसे डील करते हो, ठीक है। तो आपको सबको अपनी तरफ से एफर्ट्स देने हैं, अदरवाइज इसके बाद भी मना करता है तो इट्स ओके, लीव इट, क्योंकि आप पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते, आप बस पेशेंट को बता सकते हो। फिर जो चार्ट होता है उसमें एक जगह होती है मेंशन करने के लिए, ओरल केयर अगर पेशेंट को दे दी है तो टिक करना है और नहीं दी है तो क्रॉस करके उसके आगे लिख देना है PR। PR मीन्स पेशेंट रिफ्यूज, पेशेंट ने मना कर दिया, ठीक है। मेडिसिन हो, केयर हो, कुछ भी हो, उसके आगे लिख दो PR, पेशेंट रिफ्यूज। अब बात आती है अनकॉन्शियस पेशेंट, आर्टिकल सारे चेंज हो जाएंगे। आपको 2 बाउल चाहिए, ठीक है, एक में होगा नॉर्मल वाटर, एक में होगा क्लोरीहेक्सिडिन माउथ वॉश, ठीक है, माउथ वॉश, लिक्विड माउथ वॉश आता है, माउथ फ्रेशनर, ठीक है, एक में क्लीन वाटर और एक में माउथ वॉश। उसके लिए आपको चाहिए माउथ वॉश में डिप
कुछ गोज पीस, छोटे छोटे गोज पीस नहीं है तो कॉटन बॉल्स भी चलेगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर हम गोज पीस ही यूज़ करते हैं क्योंकि कॉटन को ब्रेक होने की, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन नहीं होते क्योंकि मुंह के अंदर जा रहा है, ये मैंने अभी यूज़ कर लिया, टच भी कर लिया हाथ से तो इन्फेक्टेड होगा। वो ऐसे ही छोटे छोटे पैकेट्स में रैप होते हैं स्टेराइल, और वो आपको हाथ से भी नहीं निकालना है, आपको जस्ट ऊपर से ओपन करना है, ठीक है। हाथ से नहीं निकालना है, दोनों साइड से ओपन किया, मैं खोल नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। ओपन किया, आपके पास टूल्स होते हैं, आपको उससे पकड़ना है और निकालना है, सीधा बाउल में डालना है। हाँ, टूल्स से बताऊँगी ना फिर क्या क्या चाहिए, ठीक है। एक जिसमें आपने क्लोरी एक्सट्रीम रखा है उसमें मैंने गोज पीस डिप कर लिए, ये सारे माउथ वॉश में डिप कर दिए, ग्लास की ज़रूरत नहीं है। ग्लव्स भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं, यूज ग्लव्स, क्योंकि मुँह में हाथ को डालना नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको टूथ ब्रश की जगह हमें चाहिए आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप, आर्टरी क्या होती है? नसें होती हैं जो डीप होती हैं, आपको दिखती नहीं है, इसका नाम आर्टरी फोर्सेप है। क्या क्यों होता है इसका आर्टरी फोर्सेप? ये देखो, ये ऑपरेशंस में यूज़ होने वाले टूल है, सर्जिकल टूल्स जिसे बोलते हैं हम। ये है ना, ऑपरेशन के टाइम पर जब बहुत सारी नसें वसें कटी है बीच में से, ठीक है। अब जो आर्टरीज कटी है, नसें कटी, इट्स ओके, थोड़ा ब्लीडिंग होगा, उसको अगर पकड़ लेंगे तो दबा देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। पर आर्टरीज अगर इंटरनल आर्टरीज कट गई ऑपरेशन के टाइम पे तो क्या होगा? ब्लड लॉस बहुत तेज़ी से होगा, इतनी तेज़ी से होगा कि विद इन अ सेकेंड पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। तो जैसे ही आर्टरी कट हुई, दोनों साइड में पाइप की तरह होगी है, एक पाइप पे एक आर्टरी पे इसको बंद किया, लॉक कर दिया। अब इसके अंदर से एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं निकल सकता। तभी तो आर्टरी फोर्सेप पे आपने जैसे ही उसको ब्लॉक किया, बंद, अरे वो छोड़ो सर, आपने न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर होते हुए देखा है कभी? माँ से जब बेबी की जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, जब वो बीच से कट होती है, ठीक है, तो एक तरफ एक अम्बलाइकल कॉर्ड लगाते हैं, ठीक है, जिसको, और दूसरी तरफ एक आर्टरी फोर्सेप लगा देते हैं। क्या उसके बाद उसमें से ब्लड निकलता है? तो सेम ये मैंने सीखने सीखा। हाँ, ठीक है। तो ये इसी के लिए ऑपरेशन टूल्स है, सर्जिकल टूल्स, इसमें छोटे बड़े दोनों टाइप के आते हैं। पीडियाट्रिक्स के लिए यूज़ करना हो यानी कि बच्चों के लिए तो छोटी हैं, और अडल्ट्स के लिए यूज़ करना हो तो बड़ी भी है, ठीक है। तो इसमें से अगर आपने दोनों साइड, दोनों पाइप्स पे यानी कि अगर ये लगा दिया, ठीक है, तो इसमें से एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं निकलेगा जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे। 3 लोग हैं, डिपेंड करता है, अगर आपने एक लोग लगाया उसके बाद भी ब्लड निकल रहा है, दोबारा प्रेस करो, अभी भी ब्लड निकल रहा है, दोबारा प्रेस करो, ठीक है। अब इसमें से एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं, ओपन, इसको अंदर दोबारा नीचे की तरफ प्रेस करो। जब तक ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे हैं तब तक ये आर्टरी फोर्सेप उसमें लगा रहेगा ताकि हम ब्लड लॉस होने से बचा सकें, ठीक है। ऐसे इतने बड़े बड़े हार्ट के, ब्रेन के, लंग्स के ऑपरेशन ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, अंदर तो इतना लॉस होता है, वरना वो तो पेशेंट तो आए दिन मरेंगे, है ना। तो ये आर्टरी फोर्सेप, इसका क्या काम है बताऊँगी। 2 टाइप के होते हैं, एक कर्व आगे से मुड़ा हुआ होता है, और एक स्ट्रेट। कर्व आर्टरी फोर्सेप, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। स्ट्रेट सीधा होता है, कर्व आगे से मुड़ा हुआ होता है। कर्व मुड़ा हुआ क्यों होता है? इसका क्या काम होता होगा? काम सेम है। फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन कट किया, अंदर करके आपको थोड़ा सा उसको आर्टरी को होल्ड करना है, तो ये इंटरनली भी थोड़ा सा मुड़ जाएगा, स्ट्रेट नहीं मुड़ेगा, स्ट्रेट इंजरी कर सकता है। इसका यूज सिर्फ यही यूज़ होता है, ठीक है। दोनों में साइज अवेलेबल होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। अब सेम टेक्निक यही रहेगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। हम अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी सिटिंग पोजीशन 90 डिग्री पे नहीं बैठा सकते हैं। क्यों? बैलेंस नहीं बनेगा, या तो इधर गिरेगा या उधर गिरेगा। तो हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? सेमी पाउलर। सेमी पाउलर कितनी डिग्री में होता है? 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के पेशेंट को हम सर उठा देंगे, उसका थोड़ा सा लेटा हुआ ही होगा वो, इस टाइप से, ठीक है।
हेमी पाउडर पोजीशन। इसके लिए भी हमें कार्डियक टेबल चाहिए। इसमें सारा काम हमें खुद करना है, पेशेंट इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, ग्लव्स पहने पेशेंट को जस्ट, क्योंकि अनकॉन्शियस है, फिर भी मैं उनको बोलूँगी कि आपको ओरल हाइजीन तो उसको वर्ड समझ आएगा नहीं, ठीक है, आपको ब्रश करा रहे हैं, बस इतना बोलेंगे। आप टेंशन मत लें, सारा काम हम करेंगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सुना हो नहीं सुना हो तो भगवान ही जानता है, बट ठीक है, हमने तो अपनी तरफ से काम कर लिया। आपको आर्टरी फोर्सेप लेना है। आर्टरी फोर्सेप जो आपने डिप कर रखा था रोज पीस, वो आपको इसमें लॉक कर दो, ठीक है, अभी गिरेगा। अब इसमें होगा पानी। पानी के लिए आपको डाइसेक्टिंग फोर्सेप यूज़ करना है। हाथ से आप, क्योंकि हम पानी का भरा हुआ कॉस्पीस मुंह में नहीं डाल सकते हैं, पेशेंट के गले में जाएगा, ट्रेकिया से होते हुए लंग्स, पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, हो सकता है पेशेंट अरेस्ट में चला जाए, क्योंकि वो पानी को झेलने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है। तो आपको एक डाइसेक्टिंग फोर्सेप चाहिए, क्लिप की तरह, जैसे वो होते हैं ना, प्लकर होते हैं, उसकी तरह होता है। आपको इसको स्क्वीज करना है, ठीक है, इसको निचोड़ लेना है, इतना भी नहीं, हल्का हल्का, थोड़ा बहुत गीला होना चाहिए। उसके बाद आप इसको साइड में होते हुए रोटेट करते हुए, ठीक है, गम्स में डालेंगे, साइड में क्लीन करेंगे। ये डमी है इसलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, पेशेंट में और भी टफ लगेगा, ठीक है। हिलता है थोड़ा, मुझको पूछ रहा था, हाँ हिलता है पेशेंट। अगर क्योंकि उसको कुछ भी इन्वेसिव आप अंदर डालोगे, पेशेंट रिएक्ट करेगा। कुछ होते हैं बिल्कुल अनकॉन्शियस, लाइक कोमा, तो मैम उनका मुंह भी हमें खोलना पड़ेगा। Yes, हमें ही खोलना पड़ेगा। कैसे? आपको जस्ट, आपको यहाँ से थंब उनकी जॉ पे रखना है, जैसे ही आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली खुलेगा, ठीक है। और अगर एक से नहीं खुल रहा, किसी किसी का ना जो स्टिफ होता है, टाइट होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथों से नीचे करना है और किसी पेशेंट, किसी स्टाफ की हेल्प लेनी है, ठीक है। तब वैसे ओरल केयर हमेशा एक बंदे का ही प्रोसीजर है, इसके लिए दो की ज़रूरत नहीं है। इवन आप खोल सकते हो, फिर एक हाथ से होल्ड करो और फिर क्लीन करो। इसमें एक और चीज़ होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ऐड कर लेना आर्टिकल्स में, टंग डिप्रेसर, टंग डिप्रेसर, ठीक है। इसी टाइप से ये गंदा हो गया, एक बार एक ही साइड क्लीन करेगा, ये नहीं कि एक बार इधर डाला फिर वही उधर भी डालो। अच्छा, एक स्ट्रोक एक बार, ठीक है। इसको आपको फिटली ट्रे में डाल देना है, दूसरा लेना है, ठीक है, सेम तरीके से। और आपको उसको ना बीच से पकड़ना है ताकि चारों तरफ कवर हो जाए, क्योंकि अगर आप साइड से उठाओगे, ठीक है, तो इसका जो लोहे वाला पार्ट है ये पेशेंट के मुंह में लग सकता है। तो बीच से लो और इसको ऐसे लेते हैं, बाउल हाथ में लिया, ठीक है। आप इसके लिए दूसरी भी आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हो, ऐसे पकड़ के आपने उसको रोटेट किया, ठीक है। अब ये चारों तरफ से आर्टरी फोर्सेप कवर हो गया, पेशेंट के मुंह में लगेगा नहीं, इंजरी नहीं हुई, ठीक है। टंग डिप्रेसर किसके लिए होता है, नाम से समझ आ रहा है, टंग को डिप्रेस करने के लिए, पेशेंट का टंग भी क्लीन कर सकता है, ठीक है। टंग डिप्रेसर से एक हाथ से नीचे डिप्रेस करना है और टंग भी क्लीन करनी है उसी तरीके से। उसके बाद आपके नॉर्मल वाटर में भी कुछ गॉज पीस होंगे क्लीन। अब आपने माउथ वॉश दे दिया, क्लीन वाटर से आपको सेम तरीके से क्लीन करना है। इसमें भी ट्रे में डिस्कार्ड करते जाओगे, जब आपको लगेगा कि माउथ से अब वाइट पॉटेड जो टंग की या येलो दांत हो रहे थे वो क्लीन हो गए हैं, तो आपका प्रोसीजर होगा। जितने गॉज पीस चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी भी पेशेंट का गंदा है तो आप दूसरा पैकेट भी खोल सकते हो, एक पैकेट में 7-8 गॉज पीस होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की हाइजीन किस टाइप की है, ज़्यादा गंदा है, अगर डेली केयर दे रहे हैं तो इतना गंदा नहीं रहता, ठीक है। सेम आपको माउथ क्लीन करना है, उसके बाद मॉलिश अप्लाई करना है, हो गया अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर। इतना ही है, बस इतना ध्यान रखना है। कभी भी कॉटन या गॉज पीस जो आप पानी से या माउथ वॉश से निकालोगे वो पूरे वाटर फिल्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मुँह में अंदर डालोगे पानी अंदर चला जाएगा। उसको इतना ही स्क्वीज़ करो कि पानी अंदर ना जाए, बट इतना भी नहीं कि जाते ही अंदर छील दे सब कुछ, इतना हार्ड हो जाए,
तो नॉर्मल ठीक ठीक रखना है। एक आध ड्रॉप हो जाएगा कोई बात नहीं, बट पूरा फिल्ड नहीं होगा। अभी तक में कोई डाउट है तो बताओ। इसका नाम समझ आ गया था सबको? डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। ये सारे सर्जिकल टूल्स हैं। आर्टरी फोर्सेप्स, डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। एक बार रोटेट कर दो सबको देख देख कर। कॉटन पता है क्यों नहीं करते? अभी मैं कॉटन डाल, इसके रेशे भी निकलेंगे, ठीक है, ऊपर से कई बार के अंदर रह जाए, वो फिर अंदर क्योंकि पेशेंट उससे तो निकाल नहीं सकता, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि अंदर चला गया। अरे ये कर्व वाला नहीं होता, वो नीडल होल्डर होता है, वो भी आर्टिफिशियल डेपोज का माल। अरे लाओ हो गया मैम? हो गई क्लास? हो गई? इसका नाम क्या है? कौन सा? आर्टरी फोर्सेप्स हो गया? काम आता है, दिखाऊंगी। यस मैम, बताओ। ठीक है, आर्टरी फोर्सेप में ये हम डालेंगे जब आर्टरी फोर्सेप को, यानी कि आर्टरी को होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से ब्लड लीक हो, क्योंकि इसमें बीच में गैप है। गैप ठीक है? उससे कट सकती है। हाँ, ठीक है, गैप है। तो आर्टरी फोर्सेप और नीडल होल्डर में डिफरेंस करने के लिए हमेशा आप इसको खोल के देखोगे, अंदर वो की प्लेन साइड होता है। इसमें गैप होगा बीच में दोनों साइड, तो ये नीडल होल्डर है। अगर नहीं है तो आर्टरी फोर्सेप, ठीक है। बट आप ओरल केयर दोनों से दे सकते हो। आगे बस कभी इस पेशेंट से इसको भी दे दी, इसी ग्लव से इसको भी दे हम एक बार यूज करके फेंक देंगे इसको, वो फिर दूसरे जो CSS डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, वहाँ पे ये सारे ग्लव्स जाते हैं, वहाँ पे इनको स्टेराइल किया जाता है, फिर से बॉक्स में पैक हो गया। वही ठीक है, फट गए, कुछ हो गया, हाँ? होल हो गया, एक अदर बात है, फिर कोई यूज नहीं हो सकता। पीला तो पड़ेगा भैया, हमेशा भी तो इसमें ग्लव्स कुछ भी करो। वो वन टाइम यूज है। Yes, अगर तू मेरी हाँ, सो कितना क्या करते होंगे हम? रिवाइज कर रहे हैं। जिस कंडीशन में जिस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है। कार्डियक अरेस्ट मतलब दिल बंद हो गया, वेलकम। अरेस्ट मतलब बंद हो गया, ठीक है। पुलिस भी अरेस्ट करती है ना, बंद करती है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट बंद होना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट मीन्स लंग्स का बंद होना, ठीक है। जिस केस में वो बिल्कुल भी ना तो इनहेल कर रही है, ना एक्सहेल कर रही है, ना फिल्ट्रेशन कर रही है, इट मीन्स लंग्स प्रॉपर बंद हो गए हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। जब ये दोनों ही हो जाए, पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस नहीं होगा, पेशेंट मर जाएगा, डेथ। जिस केस में दिल भी बंद और लंग्स भी बंद, तो क्या पेशेंट बेहोश होएगा? मर गया। एक पेशेंट मर चुका है, आप क्या मरे हुए पेशेंट पे कोई आप सर्जरी करोगे या दवाई दोगे तो असर करेगी? नहीं, पोस्टमार्टम कर सकते हैं नहीं करेगी ना। ना कोई इसका अभी तक सर्जिकल प्रोसीजर बना है, ना इसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर बना है, ना इसका कोई ट्रीटमेंट बना है। सिर्फ एक मैनुअल एफर्ट है। मैनुअल मतलब इंसानों के द्वारा एक कोशिश, जिसको हम बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। शशि नाम होता है, शशि रिससिटेशन। रिससिटेशन मीन्स पुनर्जीवित करना। रिससिटेट मतलब दोबारा जीवित करना। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई सर्जिकल भी ट्रीटमेंट नहीं है। ये जस्ट एक मैनुअल एफर्ट है, कोशिश है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट हॉस्पिटल से बहुत सारे पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं। जैसे एक बार पेशेंट का हार्ट वापस आ गया, पल्स रेट उसकी दोबारा से चलने लग गई या सांस आने लग गई, तब उसको हम पेशेंट को क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकेशन सब दे सकते हैं। बट जब तक पेशेंट एक्सपायर है तब तक हम उसको कुछ नहीं दे सकते, जस्ट हम CPR करते हैं, ठीक है। ओके।
एक और चीज़ बताओ, ये तो शायद मैंने तुमसे पहले भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? हार्ट अटैक भाई ऐसे सब एक साथ डायरेक्ट और सिंगल उसका डायरेक्ट है और कार्डियक अरेस्ट में डायरेक्ट हार्ट अटैक में पेशेंट के पास टाइम होगा ट्रीटमेंट का, ठीक है। समटाइम्स साइलेंट हार्ट अटैक भी होते हैं। हार्ट अटैक भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक आया, पेशेंट ने आपको बताया कि आप उसके उल्टे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में कोई हाथी चढ़ गया हो, काइंड ऑफ, इतना ज़्यादा हंसने की बात नहीं है, ठीक है। वैसे तुम्हारा मुझे पता है फेस ऐसा ही है, ठीक है। हाँ, इतना ज़्यादा दर्द होगा उसको कि बियर अप नहीं होगा, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। चलता हुआ पेन होगा हमेशा, उल्टे हाथ से शुरू होगा, बैक में जाएगा, जो में आएगा, जबड़े में, चेस्ट में आएगा। समटाइम ऐसा लगता है एसिडिटी का पेन और उसका पेन सेम होगा, बट उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन आप एसिडिटी के पेन को भी लाइट नहीं ले सकते हो। इवन जो एक एज होती है ना हमारे मम्मी पापा की, उस एज में कभी भी एसिडिटी पेन को भी बहुत लाइटली नहीं लेना, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तुरंत, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा बता रहा है, आपके पेरेंट्स की एज का बंदा, कि मुझे ऐसे दर्द हो रहा है, चेस्ट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा हो, निचोड़ रहा हो, इस टाइप का दर्द होता है, ठीक है। तो उस टाइप में आपको हमारी एज में, हमारी नहीं मतलब तुम्हारी एज में इतना नहीं होगा कि वो हार्ट अटैक ही हो, एसिडिक पेन, बट हमारी एज में, मेरी या आपके मम्मी पापा की एज में, मैं इतनी नहीं मम्मी पापा वाली एज की, बट फिर भी आजकल अबव 30 भी ये कॉम्प्लिकेशन आने लग गए हैं। 30 के बाद किसी को क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं, ठीक है, आफ्टर 30। तो जो भी आपको कोई ऐसी कंप्लेन करता है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है चेस्ट में, या चलता हुआ पेन है हाथ में, तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना है, आपको उसको डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है, ठीक है। ओके, अब सीपीआर में तुम्हें पता चल गया कि हम कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में सीपीआर देते हैं। कभी कभी पेशेंट को दोनों एक साथ होगा, कभी कभी पेशेंट को सिर्फ एक अरेस्ट होगा, यानी कि सिर्फ दिल रुका है, सांस आ रही है, या दिल चल रहा है, सांस रुक गई। तो हम अगर दिल रुकता है तो हम क्या मैनेजमेंट देते हैं उसको, सीपीआर में क्या देते हैं, दिल रुकने के लिए हम पेशेंट को कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। और सांस रुकने के लिए हम पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं। अगर माउथ टू माउथ भी नहीं देनी है तो हमारे पास एम्पू बैग होता है, विनय वो देखो उधर एम्पू बैग, अगर बाहर हो आप, ठीक है, कहीं मेट्रो पे हो, कहीं किसी कॉलोनी में हो, कहीं किसी भी जगह पे कार्डियक अरेस्ट कहीं भी हो सकता है, सडन होता है, बिना बताए होता है, पेशेंट आपके साथ एकदम सही अभी बात कर रहा था, एकदम से गिर पड़ा, आपने उसको चेक करने के लिए, हमें पहली बात कोई गिरा है, बेहोश हुआ है या एक्सपायर हुआ है, उसको चेक करने के लिए हमें कुछ पता करना पड़ता है। क्या पता वो चक्कर मार के गिर गया हो, क्या पता धूप गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ और वजह हो, पता कैसे करो कि कार्डियक अरेस्ट है या फिर नॉर्मल किसी और वजह से, बीपी लो की वजह से या कुछ और होता है। सबसे फर्स्ट पेशेंट, अगर आप कोई बाहर हो तो आपको घुटनों पे बैठना है, अपने पेशेंट के पास जाना है, उसको फ्लैट सरफेस पे रखना है, ठीक है। फ्लैट सरफेस मतलब अगर ऊंचा नीचा कहीं रास्ता है उस पर वो पड़ा हुआ है, सीढ़ियों पे पड़ा हुआ है, तो आपको जस्ट सबसे पहले उसको किसी की हेल्प से लेकर आके फ्लैट सरफेस पे रखना है, ठीक है, क्योंकि हम सीपीआर जो भी करते हैं वो फ्लैट सरफेस पे ही होता है। दूसरी चीज़ सीन सेफ्टी, आपको किसी भी पेशेंट को फर्स्ट एड देने से पहले सीन सेफ्टी देखना मस्ट है। पहला स्टेप है किसी भी फर्स्ट एड को देने का, सीन सेफ्टी। जब आप किसी को सीपीआर बताओगे कि कोई पेशेंट गिरा हुआ है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, तो आपको सबसे पहले बोलना है सर सीन सेफ्टी। सबसे पहला स्टेप है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी मतलब ये पेशेंट कहीं डेंजर में तो नहीं है, तो आसपास इलेक्ट्रिसिटी वायर पड़े हो, आग लगी हो, पानी में हो या रोड के बीच में हो, जिससे आपको भी डेंजर में आ सकते हो सकता है आपको करंट लग जाए, आग में आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पानी में दिक्कत हो
सबसे पहले आपको पेशेंट के शोल्डर पे 2 बार टैप करना है और आर यू ओके या आप ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके, 2 बार आपको आर यू ओके या आप ठीक हो पूछना है शोल्डर पे। बहुत लाइट भी नहीं मारना है और बहुत तेज भी नहीं मारना है। शोल्डर पे ही क्यों टैप करना है? सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का, जिससे इंसान जैसे फेस पे अगर ऐसे टच करेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे लोगे? देखो हमारी कैरोटिड पल्स यहाँ है, हमारा हार्ट यहाँ है, हमारे सेंस ऑर्गन सारे यहाँ हैं। जब आप यहाँ टच कर रहे हो तो आप शोल्डर को और उसका फेस देख रहे हो। अगर आप पैर टच कर रहे हो तो आपकी नज़र पैर पे है। अगर वो आंखें हल्की हल्की हिला रहा है, ठीक है, या फेस पे उसके एकदम से जैसे आपने टच किया कुछ रिएक्शन आया हल्का सा भी, तो आपने वो मिस कर दिया। अगर पेशेंट ने हल्का सा भी हिला है वो, इट मीन्स पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, किसी और वजह से वो बेहोश हुआ है, शुगर लो, बीपी लो या चक्कर आ गए, कुछ और वजह, तो आप उसको मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हो। बट कार्डियक अरेस्ट आपने 2 बार टैप किया, इट मीन्स पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम उसको बोलेंगे नो रिस्पॉन्स। पहला स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप फ्लैट सरफेस, ठीक है। उसके बाद आपका सीपीआर का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेप सीपीआर में पहला स्टेप आ जाएगा तुम्हारा चेक दी रिस्पॉन्स, ठीक है, बाय द टैपिंग ऑफ शोल्डर्स 2 टाइम्स। आर यू ओके या आप ठीक हो, अगर नाम पता है तो नाम लेकर बोलना, ठीक है। सेकंड स्टेप, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपको अपना गाल पेशेंट की नोज के पास लाना है, झुक जाना है, आंखें आपकी चेस्ट पे होनी चाहिए, हाथ आपकी 2 फिंगर्स, ट्रेकिया फील करना है बीच से, साइड में आना है कैरोटिड पल्स, ठीक है। विदिन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के अंदर अंदर आपको पल्स एज वेल एज साइमल्टेनियसली चेस्ट आपकी स्कैन होते हुए देखना है, यानी कि पेशेंट की चेस्ट अप डाउन तो नहीं हो रही, सांस ले रहा है कि नहीं। और नाक के पास इसलिए, अगर पेशेंट धीरे सी सांस लेगा तो आपको गाल पे फील होगी। काउंट कैसे पता चलेगा 10 सेकंड हो गए कि नहीं? वॉच है नहीं है, फोन यूज नहीं कर सकते, काउंट कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 ऐसे, तो ये सेकंड काउंट हो रहा है। इसको काउंट करने का प्रोसेस है 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000, ठीक है। जब 1,000 तुम बोल रहे हो, वो पूरा बोलने में 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 9,000 जैसे ही आप आए, पेशेंट को अगर आपने स्कैन होते भी नहीं देखा और कोई सांस भी नहीं आई, पल्स भी फील नहीं हुई, इट मीन्स नो रिस्पॉन्स, नो पल्स एंड नो रेस्पिरेशन, इट मीन्स पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट। स्टार्ट सीपीआर। सीपीआर के लिए आपको अपना डोमिनेट हैंड कौन सा होता है? डोमिनेट हैंड कौन सा होता है? किसी का लेफ्ट होता है, किसी का राइट होता है। कोई लेफ्ट से ज़्यादा यूज़ करता है काम, कोई राइट से, ज़्यादातर राइट से करते हैं, मैक्सिमम लोग। तो आपका डोमिनेट हैंड हुआ राइट, आपको राइट का हाथ की हील, पाम की हील, ये वाला जो हील पार्ट है, इसको आपको बिटवीन द 2 निपल्स, जैसे कोई पेशेंट ठीक है, मोटे हैं, ठीक है, फैटी है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा स्टर्नम का है। ये स्टर्नम बोन होती है, चेस्ट की जो हड्डी होती है बीच की, ठीक है, उस पर आपको, उस चेस्ट की हड्डी पे आपको अपनी हील रखनी है, बट पता नहीं चल रहा कहाँ है, तो आपको जस्ट ऐसे मेजर करना है और बीच में हाथ रख देना है, ठीक है। हाथ रखा, हील, सेकंड हैंड से आपको अपनी फिंगर ऊपर से क्रॉस करनी है, ठीक है। मेरा वैसे डोमिनेंट हैंड राइट है, बट सीपीआर में मैं लेफ्ट यूज़ करती हूँ नीचे की साइड, क्योंकि मेरा इससे प्रेशर ज़्यादा लगता है राइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आपको ये देखना है, जब आप कहीं खड़े हो यानी कि हॉस्पिटल में हो, तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि ढंग से प्रेशर लग पा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बेड पे है, मेल्स फीमेल्स हो, या तो हम पेशेंट के बेड पे आ जाते हैं, जैसे अभी तो
मेथड ये है, हम नी के साथ पेशेंट के बेड पे आ जाते हैं फिर देते हैं। अदरवाइज फुट स्टेप देना होगा, वो वाला। आपको अपनी हाइट इतनी रखनी है कि आप पेशेंट को, क्योंकि अगर आपने इफेक्टिव CPR नहीं दिया तो वो किसी काम का नहीं है। आप अगर पेशेंट को वो CPR से ठीक हो सकता था, आपको ज़बरदस्ती उसको मारोगे, ठीक है। तो आपको अपने शोल्डर्स पेशेंट के बिल्कुल मिड में लेकर आने हैं, चेस्ट पे हाथ रखा। कितना कंप्रेशन होंगे? 30 कंप्रेशन जो हम चेस्ट हार्ट को रिवाइव करने के लिए करते हैं, और 2 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। कितनी बार दोगे? 30 आपने कंप्रेशन दिए, आप रुके, अगर आप अकेले हो आपने पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ दिया, फिर 30 कंप्रेशन दिए, फिर 2 ब्रीथ। कितनी बार ऐसे 30:2 करोगे? 5 कौन बोल रहे हैं? 1 मिनट में नहीं होती, वो 2 मिनट्स में होती है। 5 साइकिल, 5 साइकिल CPR आपको पेशेंट को देना है। एक साइकिल मतलब 30:2। ऐसे ही 30:2 की 5 साइकिल आपको बिना रुके, बिना किसी का वेट किए कंटिन्यू आपको देना है, ठीक है। प्रेशर इतना होना चाहिए कि डेप्थ जानी चाहिए 2.5 इंच नीचे, ठीक है। 2.5 से 3.5 इंच तक अंदर जाना चाहिए, और सेंटीमीटर में बात करें तो 5 सेंटीमीटर अंदर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, और डेप्थ में इंचेस में बात करें तो 2.5 से 3 या 3.5 इंच अंदर जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 के बिना काउंट जरूरी है करना, वो आप खुद करोगे, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो एक टीम साथ में काम कर रही है। जैसे ही आपके 30 कंप्रेशन होंगे, जो ब्रीथ वाला बंदा होगा आपके 30 काउंटिंग पे 2 ब्रीथ देगा फटाफट। जैसे ही उसने 1 2 बोला, आपने दोबारा से 30 कंप्रेशन किए। एक साइकिल के बाद डॉक्टर इंजेक्शन दिलवाते हैं पेशेंट को, तो इसलिए आपकी काउंटिंग ज़रूरी है। बहुत एफर्ट लगेगा, भरी सर्दी में आपके फेस से पसीना आएगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी लगती है ना रियल पेशेंट पे, और आपको आवाज़ें आएगी कि साइड की जो पसलियाँ हैं वो टूट रही है। जैसे ही आप, क्योंकि हमारे सबसे सॉफ्ट बोन्स होती है ये पसलियाँ, जैसे ही आपको रुकना नहीं है, पसलियाँ टूट रही है, वो टूटेगी, बट वो जुड़ भी जाएंगी। फ्रैक्चर हील होते हैं ना, बट क्या एक बार जान चली जाती है दोबारा आती है? तो फ्रैक्चर से आपको पसलियाँ टूटने पे रुकना नहीं है। कभी आप सोचो मेरी वजह से टूट गई, वो प्रोसेस है, वो टूट जाती हैं, बट वो बाद में अगर पेशेंट बच गया तो टाइम टू टाइम वो ठीक हो जाएंगी। तो बट आपको रुकना नहीं है। 32 ऐसे 5 साइकिल आपको देंगे। 5 साइकिल के बाद हम फिर से पेशेंट का कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, स्कैन करते हैं कि वापस आया कि नहीं। ये सब बाहर होता है। अगर हॉस्पिटल में हो, मॉनिटर कनेक्ट है पेशेंट से, तो अगर हार्ट रेट वापस आएगी तो मॉनिटर में पता चल जाएगा। एक और बात, अगर आप CPR दे रहे हो किसी को, डॉक्टर आपको पीछे से चिल्ला रहे होंगे, ठीक से नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा? मॉनिटर। हार्ट रेट ऊपर नीचे होती है, उससे पता चलता है कि जितना हमें इफेक्टिव CPR चाहिए वो हो पा रहा है या नहीं। तो वो गालियाँ भी देते हैं और कभी कभी मार के भगा भी देते हैं। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास इतना ऐसा टाइम नहीं होता कि हम पेशेंट की लाइफ से ऐसे डील करें। तो इसलिए CPR पहली बात तो करता ही वही है जिसको आता है। दूसरी बात, आप धीरे धीरे देख देख के सीखोगे। और तीसरी बात, जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ, तब आप करो, ठीक है। एम्बू बैग को, अगर किसी के पास एम्बू बैग है, एम्बू का फुल फॉर्म क्या होता है कुछ पता है? पता है? नहीं पता? बता देती हूँ। आर्टिफिशियल मैनुअल बैग यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है, क्यों होता है?
ये हम वेंटिलेटर किस लिए कर देते हैं वैसे पहले ये बताओ। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन वेंटिलेटर हम सिर्फ उसको देते हैं जिसके लंग्स प्रॉपर तरीके से बंद हो गए होते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते। ये उसका छोटा रूप है, मैनुअली काम करता है। जब हमारे पास एम्बुलेंस में वेंटिलेटर नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है, मैनुअल डिवाइस, जिसे आपको खुद ऑपरेट करना होगा। बट ये पेशेंट की जान कई घंटों तक बचा सकता है अगर हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है और पेशेंट को आपको सांस देना है। मुंह से आप कितना सांस दोगे, और मुंह से वैसे भी अब हम आजकल माउथ टू माउथ बंद कर दिए, क्योंकि कोविड कोई और इन्फेक्टिव बीमारी हमें नहीं पता, कहीं उसको बचाने के चक्कर में हमें हो जाए। तो हम ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें 99.9% नेचुरल ऑक्सीजन जाता है। वो नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो नाइट्रोजन, कुछ और गैसेज नहीं, ओनली प्योर ऑक्सीजन जो लंग्स को चाहिए इस टाइम, जिसके लंग्स बंद है। ठीक है, इसको रखने के लिए ये जो ये वाला पॉइंट है ब्रीथ वाला, ये हम पेशेंट की नोज पे रखते हैं। इसके लिए आपको कभी भी पेशेंट के साइड भी नहीं खड़े होना, पेशेंट की हेड भी पीछे खड़े होना। ध्यान रखा, ऐसे सी बनाया फिंगर से, उससे ऐसे प्रेस किया। ये वाली जो 3 फिंगर है ये चिन पे रखी और चिन अप कर दिया। आप किस लिए करेंगे, ताकि हमारा एयर भी ओपन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप ये पता नहीं वर्दी लेके इसका इसोफेगस टूटा हुआ है, ठीक है, सॉरी ट्रेकिया, जिससे एयर जाएगी लंग्स में। जैसे ही हम इसको देते हैं ना ब्रीथ, चेस्ट ऊपर उठती है एकदम से। ठीक है, इससे पता चलेगा आपका एम्बू ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर करेंगे, हेड को बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। जब भी हम माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं, पेशेंट ऐसे पड़ा है, क्या आप पेशेंट को ऐसे ब्रीथ करके हो जाएगा? नहीं, आपको एक हाथ रखना है माथे पर, ऐसे ऊपर उठाना है, दूसरे उसी हाथ से पकड़नी है उसकी नोज, दबानी है, दूसरे हाथ से आपको चिन को ओपन करना है, पूरा माउथ पे कवर करके अंदर से इंटरनली जो सांस है वो अंदर होल्ड करनी है, और आंखें आपकी कर रहनी चाहिए। जैसे ही आप होल्ड करोगे पेशेंट की चेस्ट अप होगी, इससे पता चलेगा पेशेंट को ब्रीथ गया है। चेंज 2 बार, एम्बू है तो एम्बू से 2 बार। ठीक है, आर्टिफिशियल मैनुअल टिश्यू डेथ करने लग जाते जमा लो पूरे नच के